जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नए विला के साथ हाजिर हूँ। वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है और बड़ा तो आपको पता है हर लम्हे एक नॉर्मल सी बात हो गया। अब इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल कि हर वक्त इस मुल्क में हंगामे फटे एहतजाज कुछ ना कुछ ये चलते ही रहते। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कोई बड़ी खबर ना हो। लेकिन जो आजकल सीन पे डोमिनेट कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे पीटीआई के दोस्त हमें टॉन्ट्स भी करते हैं कि जनाब के खान साहब के बगैर तो कोई बात ही नहीं हो सकती, खान साहब के बगैर कोई टीवी शो नहीं हो सकता, वीलॉग नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, सोशल मीडिया नहीं हो सकता। और खान साहब अगर इतने गैर अहम है तो फिर वो आप लोग उनको डिस्कस क्यों करते हैं? भाई इसमें कोई शख्स इसमें नहीं है कि खान साहब बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टी है, ज़्यादा वोट हैं, पॉपुलर हैं पब्लिक में, आवाम में। लिहाजा जो बंदा पॉपुलर होगा, पब्लिक में होगा, साबिक़ वज़ीर आज़म होगा, जेल में भी होगा, सज़ाएँ भी भुगत रहा होगा, सख्तियाँ भी देख रहा होगा, और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये चांसलर का वो इलेक्शन भी लड़ रहा होगा, तो डेफिनेटली बातचीत तो उन पे होगी। और उन्हीं को अपोजिशन समझा जाता है, क्योंकि अपोजिशन जो है उसकी आवाज़ को हमेशा मीडिया भी उठाते हैं, लोग भी सुनना चाहते हैं कि लोग हुकूमतों से तंग होते उनके फैसलों से, बिजली के बिलों, गैस के बिलों, पेट्रोल या जो भी उनके रोज़मर्रा के मसाइल हैं, वो तो हुकूमतों को ज़िम्मेदार समझते हैं। अपोजिशन में जो लोग होते हैं उन्हीं की बात को वज़न दिया जाता है, उन्हीं की डिस्कशन उन्हीं की ही की जाती है। जब खान साहब पावर में थे तो उस वक्त जो उनकी अपोजिशन थी उनकी आवाज़ ज़्यादा उनके सुनी जाती थी, ऊंची आवाज़ से। खान साहब नाराज़ भी होते थे, बल्कि कहते थे 8 बजे बैठ जाते हैं, 8 बजे आपको सुनने नहीं चाहिए, 10 बजे आप टीवी शो ही ना देखा करें। लोग तो अब देखते नहीं। आपको याद होगा जब उन पर तनकीद आती थी, वो तो बिल्कुल टीवी को, चैनल्स को, एंकर्स को डिस्कार्ड किए बैठे थे। और अब बात वही है कि अपोजिशन की आवाज़ जो है वो ऊँची होती है। इस वक्त खान साहब की खुशकिस्मती फॉर मैनी रीजन्स के मौजूदा हुक्मरान हैं अनपॉपुलर हैं, और जो लोग जो हैं इनको अपना सही नुमाइंदा नहीं समझते, 47 वाला समझते हैं, रिगिंग को समझते हैं इलेक्शन में हुई है। सो उनके पास वो अखलाकी जुर्रत कुव्वत नहीं है, पॉलिटिकल या मॉरल कुव्वत होती है किसी भी मुल्क को हुक्मरानी करने के लिए। और खान साहब को वो समझते हैं कि इनके निस्बत वो बेहतर फुटिंग पर खड़े हैं, फेयर इनफ। लेकिन खान साहब के लिए अब 2-4 बड़ी उसमें इमीडिएट मेरे ख्याल थ्रेट्स हैं और बिग थ्रेट्स हैं, जिसका इजहार उन्होंने खुद भी किया। आज उनकी भी बातचीत हुई और अलीमा खान साहब की बातचीत हुई। उससे लगता है कि स्टॉर्म इज़ वो कहते हैं गैदरिंग, तूफ़ान उठ रहा है, और खान साहब को उसका अंदाज़ा भी है। और उनको इमीडिएट उनको 2-4 उनको थ्रेट्स हैं खान साहब की। वो चांसलर वाली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली, वो उनके बहुत सारे साथी दोस्तों का ना एक बड़ा एक मखसूस एक हमारा होता है, हम सहाफ़ी हम कहते हैं कि खान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। तो बहुत सारों का ख्याल है कि खान ने चांसलर का इलेक्शन लड़कर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और उन्होंने एक खलबली मचा दी और पूरी दुनिया में रोला पड़ गया कि इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म में, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, जेल में बैठे हुए हैं, हुकूमत की सख्तियाँ देख रहे हैं, हुकूमत का उन पर प्रोसिक्यूशन हो रही है, उन पर परसिक्यूशन हो रही है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन वो इलेक्शन लड़ेंगे और 10 साल के लिए ऑक्सफोर्ड के वो बनेंगे चांसलर, फिर इनको हुकूमत को बाहर भेजना पड़ेगा। और यूँ खान साहब ने यह हुकूमत के लिए बिग एम्बेरसमेंट का बंदोबस्त कर लिया। और ये अभी से वो तय किए बैठे हैं कि खान साहब ही जीतेंगे। इनके मुकाबले में जो लोग हैं शायद वो इतने पॉपुलर नहीं है, जो खान साहब हैं वही पॉपुलर है। लेकिन अब उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है खान साहब के लिए थोड़ी सी थ्रेट बन रही हैं। और उन्होंने शायद अपना ये प्लान जो है ना ज़रा थोड़ा सा ये पहले ही इन्होंने ओपन कर दिया। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब गए थे तो मेरी उनसे बात हो रही थी। मुर्तज़ा अली शाह साहब हैं जो जियो के नुमाइंदे बड़े वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे शो में थे, तो वो भी ये बता रहे थे कि आइडिया वहाँ से आया था। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुलाकात हुई थी कुछ ये मेम्बरान से, जिसमें मेहर बानो साहबा भी थी, उनके शामुद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं, तो वहाँ पे ये हुआ कि क्यों ना खान साहब को चांसलर का इलेक्शन लड़ाया जाए ताकि हुकूमत के लिए ज़रा थोड़ा सा एक इशू बनाया जाए। अब सवाल ये है कि उनका अपना एक उसका क्राइटेरिया अक्टूबर में जाके सुना है कि उसकी नॉमिनेशंस होनी है या उन्होंने उसको स्क्रूटनी करना है। अभी 1.5 महीना पड़ा हुआ है, तो लिहाजा पहले से रोला पड़ गया है, उसके ट्रेंड चलना शुरू हो गए हैं। या ऑक्सफोर्ड को मतलब टैग उसका हैशटैग सुनो आगे हैशटैग उसका शुरू हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुरू होगा, इमरान खान साहब का अभी से, जब अभी उसका 1-1.5 महीना रहता है उनकी नॉमिनेशन वगैरह में। तो साथ में ये पता चला है कि जो उनके एंटी ग्रुप है, नवाज लीग के कुछ लोग हैं, उन्होंने वहाँ पटिशन डाल दिया और उसमें खान साहब के खिलाफ लंबी एक चार्जशीट है उन्होंने भेज दी है, विच इज़ अगेन वेरी डिस्टर्बिंग। ऊपर से वहाँ पे डेली मेल ने डिसग्रेस उनको ये प्राइम मिनिस्टर लिख दिया, जो यूजली करते होते हैं, वो सबके हवाले से लिखते रहे हैं, वो जरदारी साहब के हवाले से भी, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब, वो होता है इसका एडजेक्टिव लगा लेते हैं अखबार वाले। सो उनके जो अगर मुखालफिन हैं उन्होंने उसको उठा लेगा, खान साहब का ये हिसाब देखें। और जो इल्ज़ामात लगे हैं वो बड़े कुछ उनमें सीरियस नेचर के हैं जो खान साहब के लिए ट्रबल पैदा कर सकते हैं। लेकिन खान साहब को पता है इस तरह के ट्रबल शूटिंग करते रहे, इन चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो उन पर इल्ज़ामात लगते हैं, ना उनकी फॉलोइंग को इस पर असर पड़ता है। लेकिन इसका एक जो बैड साइड आई है जो आज खान साहब की या उसके अलीमा खान साहब की गुफ्तगू से नज़र आती है कि उसका जो क्राइटेरिया है इसका चांसलर बनने का, उसमें यह है कि बंदा कन्विक्टेड ना हो, सज़ा याफ्ता ना हो।
वो किसी कोई क्राइम या जुर्म में, अब तक जो खान साहब पे 4-5 केसेस से 30-35 साल की उन पे जो सज़ाएं दी गई थी, मोस्टली में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं या उनको सेट असाइड किया गया। साइफर वाला केस, इद्दत वाला, इस तरह के केसेस जो हैं, सो उनके हामी बड़े अगर मुतमईन थे कि जनाब के खान साहब को कम से कम डिसक्वालीफाई तो नहीं किया जा सकता। जो 5 उनको शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, खान साहब उनमें तो आ जाएंगे। अब इसी का ही जो इसका उलट इम्पैक्ट होने वाला है, ये बात अब हुकूमत के नॉलेज में आ गई। अब ये बात उनके उसमें प्रोसिक्यूटर के जहन में आ गई कि जनाब खान साहब जो लड़ना चाहते हैं उससे पहले इनको कोई केस हो तो खान साहब को उसमें सज़ा दिलवाई जाए, ताकि ये जो अक्टूबर वाला ये जो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है इसमें वो इलेक्शन ना लड़ सके। लिहाजा इंटरनेशनल लेवल पर हमारी को सुबकी ना हो कि जो मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है वो जेल में बैठा हुआ है और वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहा है, चांसलर का लड़ रहा है। और अगर खान साहब जीत गए तो हुकूमत के लिए, जैसे मैंने कहा, एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी डिफीट होगी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर जो जेल पाकिस्तान में जेल में बैठा हुआ है, तो खान साहब को जेल में रखना कोई आसान नहीं रह जाएगा। उसके बाद आलमी दबाव भी आएगा और वैसे भी पब्लिक एक ओपिनियन है बढ़ेगी खान साहब की, अपने आप को पता है उनके हामियों का हौसले और उनकी हिम्मत बढ़ेगी। सो हुकूमत के पास क्या मतलब प्लान बी क्या है? वो प्लान बी अब यही है जिसकी अलीमा खान साहब ने भी बात की है कि खान साहब को वो इसमें ये जो अल-कादिर ये ट्रस्ट है इसमें जल्द अज जल्द सज़ा देना चाहते हैं और ये उनको सज़ा दे दी जाएगी। मतलब अलीमा खान साहब इस बारे में कंफर्म है, उन्हें कोई शक नहीं है कि इसमें सज़ा वो दे दी जाएगी खान साहब को, और लिहाजा उन्होंने कहा ये खान साहब को सज़ा देना चाहते हैं अल-कादिर ट्रस्ट में। और उसकी ये मैं भी उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हुकूमत कोशिश करेगी कि सितंबर में ही इस केस को पूरा वो कर दिया जाए और ये एंड तक लेकर जाएंगे, एंड में दें, ताकि ये अक्टूबर से कोई 2-4 दिन पहले जब ये नॉमिनेशन वगैरह होनी है, स्क्रूटनी होनी है, उसके पास इनके पास टाइम ना हो कि ये जाकर हाई कोर्ट में कोई उस ये सज़ा के ख़िलाफ़ स्टे ले सकें या ज़मानत अप्लाई कर सकें ताकि इलेक्शन लड़ सकें। सो हुकूमत की या प्रोसिक्यूटर की कोशिश होगी कि अल-कादिर ट्रस्ट में खान साहब को सज़ा दिलवानी है और इनका रास्ता रोकना है वहाँ पर चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सितंबर का एंड या अक्टूबर का मतलब है उसकी नॉमिनेशन से 1-2 दिन पहले जो है आप इस तरह की सज़ा जो है ना वो जज साहब जो अनाउंस कर दें। सो ये पॉसिबिलिटी जिसके खान साहब को भी ये नज़र आ रही है और अलीमा खान साहब को नज़र आ रही है बात, और उनकी रीडिंग मुझे ठीक लग रही है। और ये वो लोग जिन्होंने पहले से 1.5 महीना पहले ही आसमान उन्होंने चुक दिया उन्होंने सर पर और पूरे के पूरे ट्रेंड चला दिए इमरान खान साहब को, तो बेसिकली दे शुड बी है रिस्पॉन्सिबल कि वो खान साहब की ये सज़ा प्रोसेस अदरवाइज शायद नॉर्मल तरीके से चलता रहता, लेकिन अब हुकूमत इसको वो थोड़ा सा वो करेगी, इसको फास्ट फॉरवर्ड करेगी। तो अब आप कहेंगे जनाब ये इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इंसाफ के तकाज़े कब पूरे किए जाते हैं? ना इमरान खान साहब से पहले किए जाते थे, ना इमरान खान साहब जो खुद वज़ीर आज़म बने उस वक्त किए जाते थे, ना अब जब वो जेल में हैं उनके खिलाफ वही कार्रवाई की जा रही हैं। और अगर खान साहब को दोबारा कभी मौका मिला, आप ये बात लिख कर रख लें, वो भी इसी तरीके से दोबारा ये अपने स्कोर सेटल करेंगे। सो पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में ये टिट फॉर टैट चलता है, किसी ने आपसे ज्यादती कर ली, कल को आपका दौ लगेगा तो आप कर लीजिएगा। सो खान साहब की चांसलरशिप वाली जो कैंडिडेट जो बनना है, मुझे तो थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वक्त से पहले इसको मेरा ख्याल है पीटीआई ने वो कर लिया, ढोल पीट लिया है। थोड़ा सब्र करना चाहिए था इनको और अक्टूबर के अर्ली पहले वीक में ही अगर ये काम किया जाता तो शायद ये चीज़ हो जाती। एक तो इस पे कि हुकूमत, और अब देखते हैं मैच क्या पड़ता। दूसरी जो चीज़ खान साहब ने की बड़ी अहम है, बड़े अरसे से ये डिबेट हो रही थी कि जनाब के खान साहब की पार्टी के साथ जो लोग हैं वो जो छोड़ गए थे वो क्या कहते हैं, वो या खान साहब उनको वापस लेंगे या नहीं लेंगे। उन्होंने पहले कुछ अर्सा तो उन्होंने इस पर मतलब नीदर हेयर नॉर देयर वाला हिसाब रखा है, मतलब गो मगो जिसकी उन्होंने सूरत हाल रखी, जिससे बड़े लोग जो हैं होपफुल थे कि जनाब के शायद हमारा रास्ता वापस है। आज उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया खान साहब ने जी इन लोगों को कोई वापसी नहीं है जनाब के। उसमें 2-4 लोग तो बहुत ज़्यादा कीन थे, वो कह भी रहे थे, बार बार बात भी कह रहे थे, इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे। उनके लिए शायद बड़ा मायूस कुन होगा, उनका शायद पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो सील हो गया, क्योंकि उनको पीटीआई के बगैर कोई अपना कोई ऐसा पॉलिटिकल रास्ता उनको नज़र नहीं आता। नज़र आता तो जब एक दफ़ा छोड़ गए थे दोबारा खान साहब की पार्टी में शामिल होने की कोशिश वो ना करते। सो खान साहब ने वो अपना एक बयान क्लियर कर दिया, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बयानात देते रहते हैं। खान साहब इस वक्त स्ट्रेस में हैं, मुश्किल में हैं, लिहाजा मतलब गुस्से में, एंगर में ऐसे बयानात देते हैं। लेकिन जब वो वापस अब जेल से निकल आते हैं थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती होती है ऐसे लोगों की। ये कोई ऐसी बात नहीं। और खान साहब को कोई भी पार्टी का लोग हों, नवाज़ लीग ने बहुत सारे लोग वापस लिए। नवाज शरीफ साहब कहते थे जनाब कि जिन्होंने मुशर्रफ से हाथ मिलाया मैं उनको कभी करीब नहीं आने दूंगा, उन्हीं को नवाज शरीफ साहब ने टिकटें दी। बेनज़ीर भुट्टो साहब कहती होती थी, उन्होंने लोगों को वापस लिया। सो खान साहब को मुमकिन है कि वापस लें, लेकिन वक्ती तौर पर उन्होंने इस चैप्टर को उन्होंने ये क्लोज़ कर दिया है। तो लिहाजा एक उनके लिए बड़ी एक मतलब कि मायूस कुन खबर होगी। दूसरी ये है कि खान साहब जो हैं स्टिल आज जो उन्होंने बात की है कि एक आते जाते वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान एक वार ऑफ वर्ड्स एक उस चलती रहती है। वहाँ से भी कोई
کوئی ان پہ بات کی جاتی ہے خان صاحب جواب دیتے ہیں. آج انہوں نے ایک ٹانٹ کی ہے, جیسے انہوں نے ٹانٹ کیا تھا جناب سے منیر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ لوگ آج کدھر ہیں جو کہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اٹ واز ڈائریکٹلی ہٹ ایٹ عمران خان, جو مسلسل وہ کہہ رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, یہ حالات ہو جائیں گے, وہ حالات ہو جائیں گے. تو اس پہ جناب سے منیر صاحب نے ان کو ٹانٹ کیا تھا کہ حضور وہ کدھر ہیں وہ لوگ جو اس ملک کو کہتے تھے ڈیفالٹ کر جائے گا. ملک تو چل رہا ہے, اسٹیبلائز ہو رہا ہے, روپیز بھی اسٹیبلائز ہو گیا ہے. اب یہ انہیں پہ ٹانٹ تھا. آج خان صاحب نے جوابی ٹانٹ کیا اور طریقے سے. انہوں نے جناب دہشت گردی کا انہوں نے کہا کچے میں بھی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے, پھر KPK میں بھی ہو رہی ہے. تو آپ تو اس وقت کہتے تھے جناب کہ یہ جو دہشت گردی ہے, جن لوگوں کو طالبان کو ہم لے کر آئے تھے سیٹلمنٹ کے ذریعے, جو 35,000 طالبان عمران خان صاحب لائے تھے اور سوات میں جن کو سیٹل کیا تھا, تو وہ ان کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب دہشت گردی تو باہر سے ہو رہی ہے, افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے. سو یہ ان کا ہٹ ہے اگین انہی پہ اسٹیبلشمنٹ پہ کہ جناب آپ کے جو بیانات تھے پہلے تو مجھے اکیوز کرتے تھے کہ وہ طالبان خان کہنا یا طالبان کے حوالے سے کہ میرا سافٹ کارنر تھا, میں واپس لایا. اب بتائیں کہ یہ جو اگر دہشت گردی یہ باہر سے ہو رہی ہے تو پھر جن لوگوں کو ہم سیٹل کر رہے تھے وہ تو نہیں, مطلب اٹ مینس کہ دے آر ناٹ انوالوڈ ان اٹ. یہ خان صاحب کی اس میں ضرور وہ ہے. آج میں ایک اور بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی پارٹی جو ہیں یہ یونائٹ رکھ سکتی ہے ملک کو, فوج نہیں رکھ سکتی, ادروائز 1971 نہ ہوگا, مطلب بنگلہ دیش نہ بنتا. یہ خان صاحب کو جیسے میں نے کہا انہیں ایک چیز کی سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ, جناب سے منیر یا جو بھی ہوں, جناب باجوہ صاحب ہوں, جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہو, ان کو اگر آپ نے ان کو ہٹ کرنا ہے, ان کو تھوڑا سا ریڈیکیول کرنا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کو, تو آپ بار بار 1971 کا حوالہ دیتے رہے. انہیں پتہ ہی ان کے لیے امبیرسنگ ہے اور اس بات پہ وہ ہوتے ہیں, امبیرس بھی ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. لہٰذا خان صاحب کو آپ نوٹ کریں اس چیز کو, ہر دفعہ گفتگو میں وہ اپنے صحافیوں کے ساتھ 1971 کا حوالہ وہ ضرور ہی دیتے ہوتے ہیں کہ نہیں ادروائز ان کو شکست نہ ہوتی وہاں پر. اور آج پھر انہوں نے کہا کہ جناب فوج اگر اتنی طاقتور ہوتی ملک کو بچا سکتی تو 71 مطلب پاکستان بچ جاتا. سو وہ کہتے ہیں جناب سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہی یہ متحد رکھ سکتے ہیں. اب اس میں سوال ہے, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ خان صاحب کون سی سیاسی پارٹیاں, مطلب آپ نواز لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, ان کو تو سیاسی پارٹیاں سمجھتے نہیں ہیں. بلکہ آج انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی ہے کہ ہم یہ PTI سب سے بڑی جماعت اور 4 صوبوں میں ہے. تو مجھے یاد ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا انتہائی یہ نعرہ لگتا تھا, کوئی نہ کوئی جماعت ہر دور میں 4 صوبوں میں رہتی ہوتی ہے. یہ مطلب رائز اینڈ فال پولیٹیکل پارٹیز کا چلتا رہتا ہے. مجھے پیپلز پارٹی کا یاد ہے, وحد جس کو کہتے تھے کہ وحد جماعت ہے جو فیڈریشن کی نمائندہ ہے 4 صوبوں میں. مجھے یاد ہے اس وقت کہ 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر نعرہ لگاتے ہوتے تھے پیپلز پارٹی پر. آج کدھر ہے پیپلز پارٹی؟ آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ مطلب پنجاب پورا فارغ ہو گیا, KPK میں دیکھ لیں. سو وہاں پہ ہے نہیں, سندھ کی حد تک وہ رہ کے محدود رہ گئے. وہاں بلوچستان میں بھی جو لوگ ہیں اپنی سیٹیں آپ نکال لیتے ہوتے ہیں کہ وہاں پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا ووٹ بینک نہیں ہے. سو جب آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں, رائٹلی کہتے ہیں کہ 4 صوبوں میں ہیں, لیکن یہ پہلے بھی پارٹیز رہی ہیں. نواز شریف صاحب کے پاس بھی کبھی نہ کبھی اسی طرح کا مینڈیٹ رہتا تھا. سو اب سوال یہ کہ خان صاحب تو ان کو پارٹی نہیں سمجھتے. اپنے دور میں اگر آپ کو یاد ہوگا وہ تو اگر پارٹی کسی کو سمجھتے تھے جس سے مذاکرات کرتے تھے, جس کو سیٹل کرتے وہ طالبان کو سمجھتے تھے. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو یہ نواز شریف صاحب ان کے دور میں جیل میں تھے, مریم صاحبہ جیل میں تھیں, زرداری صاحب تھے, شہباز شریف, حمزہ شریف ہو گئے, پھر اس کے بعد احسن اقبال ہو گئے, پھر خواجہ آصف ہو گئے, سعد رفیق ہو گئے, مفتاح اسماعیل, اس کے بعد شاہد فرقان عباسی صاحب. یہ سارے لوگ تو خان صاحب نے جیل میں ڈالے ہوئے تھے. تو یہ کون سی پارٹی, کیسی پارٹی؟ یہ تو پولیٹیکل پارٹی سے بلیو نہیں رکھتے تھے کہ چور ڈاکو ملک کو لوٹ کر کھا گئے. سو ان کے نزدیک پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی تھی تو وہ تو طالبان تھے, جن کے ساتھ مذاکرات بھی کیے, پیس ڈیلز بھی کی, ان کو افغانستان سے واپس بھی لائے اور ان کو سیٹل بھی کیا سوات میں, لوگوں نے احتجاج بھی کیا. اب وہ کہتے ہیں نہیں پولیٹیکل پارٹی جو ہیں یہ ملک کو یونائٹ کر سکتے ہیں. تو میرا سوال ہے کون سی پولیٹیکل پارٹیز, وہ کن کو پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی پارٹی سمجھتے ہیں, زرداری صاحب کو سمجھتے ہیں, ان کو تو نہیں سمجھتے. ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب پاور میں تھے, بعد میں یہ کرنا چاہتے تو وہ نہیں کرنا چاہتے. سو اپوزیشن کے دنوں میں, مشکل کے دنوں میں ہر لیڈر کو یاد آ جاتا ہے کہ پولیٹیکل یونٹی ہونی چاہیے, ڈیلاگ ہونا چاہیے, پولیٹکس ہونی چاہیے, سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. جو ہی کوئی ایک جو فوج کے کندھوں پہ یا چڑھ کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جائے تو اس کو سارے کا سارا اس کو یاد نہیں رہتا کہ پولیٹیکل یونٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بہرحال وہ خان صاحب کو لگ رہا ہے, اور علیمہ خان صاحبہ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے اگلا مہینہ جو ہے نا ستم گھر ہونے والا ہے, اور ان کے لیے بڑی مشکلات جو ہے نا انہیں نظر آ رہی. سب سے زیادہ جیسے میں نے کہا چانسلر کے الیکشن سے پہلے تو یہ کوشش کرے گی حکومت جو ہے کہ خان صاحب کو سزا دلوائی جائے تاکہ چانسلر کا الیکشن آکسفورڈ کا یہ نہ لڑ سکیں. دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے جس کو 2 سال سے زیادہ ہو گئی, مزید کتنا عرصہ چلتی ہے. بلکہ یہ ٹھنڈی ہونے کی بجائے اس کے اوپر جیسے پیٹرول, جو دونوں سائڈ پیٹرول ڈالتی جا رہی ہیں اور بات بڑھتی جا رہی ہے, کہیں پہ درمیان میں کوئی آپ کو بریک کوئی نظر نہیں آ رہا. مطلب سانس لینے کے لیے, کوئی پانی پینے کے لیے تھوڑا سا کوئی وقفہ کر لے تو وقفہ نظر نہیں آ رہا. دونوں سائڈ سے ایک دوسرے پہ جو بمبارمنٹ ہو رہی ہے, گولہ باری ہو رہی ہے, فائر ورک ہو رہا ہے,
it continues.